अस्सलाम क्लास। हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल साइंसेस से। मैंने आपको उस दिन सिलेबस में बताया था कि कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल साइंसेस से। बायोलॉजिकल साइंसेस encompasses all the division of the natural sciences examining various aspects of वाइटल प्रोसेस, यानी कि इसके अंदर जितने भी नेचुरल साइंसेस हैं ना वो सारी इससे बिलोंग करती हैं। इसके अंदर और कौन से कंसेप्ट हो सकते हैं? इसमें द कंसेप्ट इंक्लूड्स द अनाटमी, फिजियोलॉजी, सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, कवर ऑल द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स टू प्लांट्स, यानी कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं एनिमल से लेकर प्लांट्स तक, सारों के सारों की जो भी स्टडी है ना वो बायोलॉजिकल साइंस के अंदर स्टडी किया जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेसिस ऑफ लाइफ, के लाइफ एक्चुअली किस तरह से एग्जिस्ट की, या उसकी स्टार्ट क्या है, या किस तरह डिफरेंट साइंटिस्ट ने उसके बारे में थ्योरी दी, फिर जाके उनका क्या एंड पे लाइन फ्यूचर निकला, वो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे बेसिस ऑफ लाइफ के अंदर। हाँ, बेसिस ऑफ लाइफ और फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ एक्चुअली एक ही बात है कि लाइफ की बेस क्या है या उसके बेसिक फंडामेंटल क्या हैं, वो सारा कुछ लाइफ के अंदर आ जाता है। अगर हम बायोलॉजिकल साइंसेस के अकॉर्डिंग देखें तो लाइफ का जो बेसिक यूनिट है ना वो हमारे पास सेल है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर भी डिफरेंट सेल्स इंक्लूड करते हैं, तो हम उसका बेसिक यूनिट देखें तो वो सेल है। सेल एक्चुअली क्या है? एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। इट्स डिस्कवरी इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ब्रांच, मतलब सेल हमारे पास एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, छोटा सा यूनिट होता है। माइक्रोस्कोपिक है यानी कि जो अनसीन है, जो हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के इन्वेंट होने के बाद ही हमने उसे देखा। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जिस ब्रांच ने बायोलॉजी की इसको स्टडी किया वो हमारे पास सेल बायोलॉजी है। द सेल कैन बी डिफाइंड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, कि लाइफ को स्ट्रक्चरली भी बताना और उसको फंक्शनली भी बताना वो सेल के अंदर इंक्लूड करता है। अगर हम डिफरेंट सेल्स की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर भी डिफरेंट सेल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, नर्व सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, तो वो सारे सेल्स हैं ना, उनके स्ट्रक्चर भी और उनके फंक्शंस भी, वो सारा कुछ सेल्स के अंदर आ जाता है। अब जो ऑर्गेनाइजेशन है, पूरी बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो सबसे लोएस्ट लेवल है ना वो सेल है। सेल इज़ द लोएस्ट लेवल ऑफ स्ट्रक्चर, इट इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ, के सबसे लोएस्ट लेवल है स्ट्रक्चर बॉडी का, और इसका काम है डिफरेंट टाइप्स के जो फंक्शंस हैं उन्हें परफॉर्म करना, एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना। द सेल हैज़ अ स्पेशल प्लेस इन द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, के बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेल की एक ख़ास जगह है। फॉर्मेट ऑफ सेल्स, फॉर्म्स कौन कौन सी सेल की फॉर्म है? दो तरह के एक्चुअली सेल्स होते हैं, एक यूनिसेलुलर होते हैं, एक मल्टी सेलुलर होते हैं। यूनी अपने नेम से ही वो रिप्रेजेंट है, यूनी का मतलब होता है एक होना, यानी कि जो सिंगल सेल एनिमल्स होते हैं या सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको यूनिसेलुलर कहते हैं, और जो मल्टी सेलुलर होते हैं जिसके अंदर जो सब यूनिट्स ऑफ ऑर्गन्स और टिश्यूज से मिलकर बने, लाइक एनिमल्स की बात कर लें हम, या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर लें तो वो मल्टी सेलुलर के अंदर आते हैं। अब हिस्ट्री क्या है? अब अगर हम ऑब्ज़र्व करें ना, आप लोगों ने बायो के अंदर भी कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा कि सेल की हिस्ट्री है, इसको डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट तरीके से जो है ना उसको जस्टिफाई किया है, उसको डिस्कवर किया है। डिफरेंट साइंटिस्ट में सबसे पहले जो है ना रॉबर्ट हुक हैं, जिसने सेल को सबसे पहले उसने स्टडी किया था और उसने उसको बुक के अंदर पब्लिश किया था, माइक्रोग्राफिया के अंदर उसने पब्लिश किया था। उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि रॉबर्ट हुक मेड थिन सेक्शन, उसने एक पतला सा सेक्शन लिया कॉर्क का उसने एक छोटा सा सेक्शन लिया, उसको उसने अपनी ही बनाई हुई माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया। जब उसने ऑब्जर्व किया ना तो उसने देखा कि वो इस तरह के दिखते थे, ये देखें इस तरह के। उसने कहा कि ये जस्ट लाइक हनी कॉम्ब है हमारे पास सेल। फिर उसने एक बात और भी बताई, उसने कहा कि जो सेल्स हैं वो एक्चुअली एम्प्टी स्पेस हैं। अगर हम हनी कॉम्ब भी देखें, शहद की मक्खी का जो छत्ता होता है वो देखें तो वो इस तरह गोल गोल से होते हैं, बीच में होल होते हैं। तो उसने कहा कि सेल और कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक एम्प्टी स्पेस है जिसके इर्द गिर्द एक थिन वॉल जो है ना, थिक वॉल जो है वो बनी हुई है, और कुछ भी नहीं है, मतलब इसकी और कोई लाइफ नहीं है, बस एक हनी कॉम्ब की तरह इसका एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एम्प्टी स्पेसेस हैं और उसके इर्द गिर्द थिक वॉल है। ये उसकी बनाई हुई माइक्रोस्कोप थी जिसके अंदर उसने कॉर्क को देखा था। ये रॉबर्ट हुक की थ्योरी थी। लेकिन उसके बाद अभी डिफरेंट साइंटिस्ट ने फिर आराम से नहीं बैठे, उन्होंने फिर एक और साइंटिस्ट आया, ऑन्टन वॉन लीeuwenhoek। ही डिस्कवर्ड द माइक्रोस्कोप ऑर्गेनिज्म अंडर हिज, उसने उसी ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं अपनी माइक्रोस्कोप के नीचे। अब उसको कैसे पता कि छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स कहाँ से आते हैं? उसने पॉन्ड तालाब के पानी का एक ड्रॉप लिया और उसको अपनी बनाई ही माइक्रोस्कोप के नीचे रखा। जब अपनी बनाई माइक्रोस्कोप के नीचे रखा तो उसकी जो माइक्रोस्कोप थी वो किस तरह की थी? उसकी माइक्रोस्कोप इस तरह की थी, उसने ना रेत के ज़रे लिए,
ग्रेन्स ऑफ सैंड लिया और उनको उसने जो है ना पॉलिश किया, पॉलिश करके उसका उसने एक मैग्नीफाइंग ग्लास बनाया। वो जो मैग्नीफाइंग ग्लास बनाया उसके नीचे उसने ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वाटर लिया। जब उसके अंदर उसने देखा तो उसने कहा कि सेल्स तो हैं, लेकिन उस सेल्स के साथ साथ कुछ ब्लड सेल्स भी हैं और कुछ स्पर्म सेल्स भी हैं। अगर हम किसी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म की बात करें, किसी एनिमल की बात करें, तो उसके अंदर ब्लड सेल्स भी होते हैं, उसके अंदर स्पर्म सेल्स भी होते हैं। ये इसकी लोवेनहुक की थ्योरी थी। उसके बाद लॉरेंज ओकन आया। लॉरेंज ओकन एक जर्मन साइंटिस्ट था। उसने सजेस्ट किया ऑल लिविंग बींग्स ओरिजिनेट फ्रॉम कंसिस्ट ऑफ वेजल्स एंड सेल्स, क्योंकि ब्लड सेल्स हैं तो उसके लिए वेसल्स भी होना ज़रूरी है। ब्लड किस में फ़्लो करेगा, तो उसने कहा कि सारी बॉडी जो है वो वेसल्स और सेल्स से मिलकर बनी है। उसके बाद आया जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क। उसने कहा कोई भी बॉडी एग्जिस्ट नहीं कर सकती जब तक उसके अंदर सेलुलर टिश्यूज़ ना हो। जब सेल है तो वो बहुत सारे सेलुलर टिश्यूज़ से भी मिलकर बना होगा। जैसे स्किन है तो स्किन के टिश्यूज़ होंगे, फिर इसी तरह हमारे रेड ब्लड सेल्स के टिश्यूज़ होंगे, वाइट ब्लड सेल्स के टिश्यूज़ होंगे, नर्व सेल्स के टिश्यूज़ होंगे, तो सेलुलर टिश्यूज़ तो होंगे। अगर सेलुलर टिश्यूज़ नहीं हैं तो नो बॉडी कैन हैव लाइफ, किसी की भी लाइफ नहीं हो सकती। इफ़ इट कंस्टिट्यूएंट्स पार्ट आर नॉट सेलुलर टिश्यूज़ और नॉट फॉर्म बाय द सेलुलर टिश्यूज़, अगर उसके मेन पार्ट जो हैं वो सेलुलर टिश्यूज़ से ना बने हों और या वो सेलुलर टिश्यूज़ ना हों। थियोडोर शिवान और द शेल्डन। थियोडोर शिवान और शेल्डन क्या हैं? ये थियोडोर शिवान जो है एक जर्मन जोलॉजिस्ट है और एक जर्मन बॉटनिस्ट है। वर्किंग इंडिपेंडेंटली सजेस्टेड द सेल थ्योरी। उसने इंडिपेंडेंटली सेल थ्योरी को दोनों ने स्टडी किया, उसने भी स्टडी किया और उसने भी स्टडी किया। जब दोनों ने स्टडी किया तो उन्होंने एक ओरिजिन निकाला, उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि उसने कहा कि सेल जो है 3 चीज़ों से मिलकर बना है। एक न्यूक्लियस, इससे पहले रॉबर्ट ब्राउन की थ्योरी थी। रॉबर्ट ब्राउन की थ्योरी ये थी कि उसने ऑब्जर्व किया, उसने कहा कि सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है जिसकी वजह से लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। अब सबसे पहले अगर आपको थ्योरी याद हो जो रॉबर्ट हुक की थी, उसने कहा था कि सेल कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक एम्प्टी स्पेसेस है। तो ये थ्योरी तो रॉन्ग हो गई, क्योंकि सेल के अंदर तो न्यूक्लियस है, तो एम्प्टी स्पेसेस तो ना हुई ना। इसी चीज़ को जो है थियोडोर शिवान और शेल्डन ने किया। उसने कहा कि सेल जो है 3 बेसिक चीज़ों से मिलकर बना है, एक न्यूक्लियस, एक फ्लूइड साइटोप्लाज्म्स और एक आउटर थिन कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन उन्होंने ये भी क्लियर किया, क्योंकि एक बॉटनिस्ट था जो पौधों की के ऊपर स्टडी कर रहा था, एक जोलॉजिस्ट था जो कि जानवरों पर स्टडी कर रहा था। तो बॉटनिस्ट ने ये कहा कि जो साइटोप्लाज्म है वो सिर्फ और सिर्फ जो है सेल मेम्ब्रेन के अंदर कवर है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर है, वो एनिमल्स के अंदर एब्सेंट होता है। क्योंकि जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर सेल वॉल होते हैं, सेल वॉल्स जो हैं वो उसके अंदर फोटोसिंथेसिस के अंदर कवर करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस अब एनिमल्स के अंदर तो नहीं होती, फोटोसिंथेसिस तो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर होती है। अकॉर्डिंग टू द सेल थ्योरी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ द सेल्स एंड द सेल प्रोडक्ट्स, के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल और सेल प्रोडक्ट से मिलकर बने हैं। उसके बाद रुडोल्फ विर्चू की बात आई। ये एक फिजिशियन था। उसने सजेस्ट किया एक हाइपोथेसिस कि ऑल द सेल्स अराइजेज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल्स बाय द डिवीजन, कि जो उनके पहले वाले सेल्स हैं ना उनकी डिवीजन होती है तो उनसे नए सेल्स बनते हैं। अगर देखा जाए थोड़ा बहुत तो लाइफ जो है ह्यूमन बींग्स की देखें लाइफ, तो वो पुराने सेल की सेल डिवीजन से ही मिलकर बनते हैं ना, जो न्यू जनरेशन बनती है। इट वॉज अपोज टू द आइडिया ऑफ एबायोजेनेसिस। एबायोजेनेसिस का आइडिया ये था कि जो नए सेल्स बनते हैं वो नॉन लिविंग सेल से मिलकर बनते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक जिंदा जानदार बन रहा हो किस चीज़ से, एक मरी हुई चीज़ से, एक नॉन लिविंग थिंग से जो सांस ना लेती हो। तो ये थ्योरी गलत हो गई एबायोजेनेसिस की, रुडोल्फ विर्चू की थ्योरी से। फिर उसके बाद लुईस पास्चर आया। उसने कहा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हैं वो अपने ही बैक्टीरिया से मिलकर बने हैं, कुड बी फॉर्म्ड ओनली फ्रॉम द एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया एंड सपोर्टेड द विर्चूज़ आइडिया। विर्चूज़ आइडिया को सपोर्ट किया कि वो सेल डिवीजन से मिलकर बनते हैं। लास्ट वन है ऑगस्ट वेज़मैन। जो ऑगस्ट वेज़मैन था उसने रिप्रेजेंट किया कि जो हमारे पास ऑल प्रेजेंटिंग लिविंग सेल्स है हैव अ कॉमन ऑरिजिन्स बिकॉज दे हैव अ बेसिस सिमिलरिटीज़ इन स्ट्रक्चर्स एंड द मॉलिक्यूल्स, के जो सेल्स हैं वो उनकी बेसिक सिमिलरिटीज़ हैं, स्ट्रक्चर के अंदर बेसिक सिमिलरिटीज़ होंगी, वो एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे, उनके मालिक्यूल्स एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे। ये ऑगस्ट वेज़मैन ने देखा। अगर आपने देखा हो तो इन सारी थ्योरी के अंदर, इन सारी हिस्ट्री के अंदर हमें 3 चीज़ें मिलने को मिली। क्या? कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से मिलकर बने, ठीक हो गया, और हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है। और तीसरी बात क्या है कि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनली जो है वो बताता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की। तो ये इसके सलाइन फीचर्स में आ जाता है। इस लाइन फीचर्स में ऑल द ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड वन और मोर सेल्स, ऑल सेल्स अराइजेज फ्रॉम द प्री एग्जिस्ट।
थर्ड वन है सेल्स इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एज वेल एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, के जो ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चरल होगा या फंक्शनल होगा वो उसका सेल बेसिक यूनिट है। ये उसकी एग्जांपल्स के तौर पर उन्होंने डिफरेंट सेल्स दिए हैं। हम मसल सेल्स की बात करें, अब हमारी बॉडी के अंदर मसल सेल्स होते हैं, उसमें क्या मसल्स का काम क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं। फिर नर्व सेल्स की बात करें, नर्व सेल्स का ये काम होता है वो ट्रांसमिट इम्पल्सेस, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेशन का प्रोसेस जो होता है वो नर्व सेल्स की वजह से होता है। ग्लैंड सेल्स सेक्रेट, रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैरी करते हैं एक जगह से दूसरी, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाते हैं। स्टमक सेल्स जो होते हैं वो सेक्रेट गैस्ट्रिक जूस, एक गैस्ट्रिक जूस एक लिक्विड जो होता है वो सेक्रेट करता है, किस लिए काम आता है, वो डाइजेशन के लिए काम आता है। वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, और आई सेल्स का काम क्या होता है, वो डिटेक्ट करता है, चीज़ों को डिटेक्ट करता है और रिस्पॉन्ड करता है लाइट को। एज दे परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शंस दे हैव क्रिएट द वेरिएशंस इन शेप्स एंड साइज, क्योंकि हर एक का डिफरेंट फंक्शन है, इसका मतलब ये है कि उनका डिफरेंट साइज़ और डिफरेंट शेप होगी। ऑल्दो दे हैव द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डाइवर्सिटी, वो एक दूसरे से वेरी करेंगे उनकी स्ट्रक्चर की वजह से और उनके फंक्शन की वजह से। The plant and the animal cells have the common plan of organizations. The functions of organism is due to activities and the interactions of the different cells and the cell component. के जो एनिमल एंड प्लांट्स हैं उनके अंदर दोनों के अंदर बाज़ कॉमन सेल्स होते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से वेरी करते हैं सिर्फ और सिर्फ उनकी फंक्शन और उनके स्ट्रक्चर्स की वजह से। ये था बेसिस ऑफ लाइफ की बात हुई। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं उसका फर्दर करते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ एनिमल्स की। अल्लाह हाफिज़।